सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आवाज साफ है सर आपको? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी आप जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आवाज़ आ रही है। जी सर, पहले से स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। राना सुहेल इकबाल की साइड से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम सर, स्टार्ट कर लें। ओके, चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज़ अब सबको सुनाई दे रही है। इट्स क्वाइट क्लियर। ओके, तो कल एक दफ़ा मैं जहाँ से हमने कल सिलसिला तोड़ा था वहाँ से दोबारा एक दफ़ा शुरू करते हैं। और मैं एक दफ़ा रीकैप कर देता हूँ कि कल हमने क्या क्या किया था और आज हम क्या करेंगे, ताकि जो लोग अगर कल नहीं थे तो उनको पता चले कि हम लोगों ने कल क्या किया था। कल हम लोगों ने बेसिकली कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि अ, हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली 90 आवर्स का होगा। हफ्ते में हमारे 3 लेक्चर्स होंगे और फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक जो कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है, ये 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक हमारी क्लास हुआ करेगी। सेकेंडली हमने आउटलाइन डिस्कस की थी कि हमारी आउटलाइन में 2 मेजर सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैंने कहा था कि चैप्टर 2 को हम फ़िलहाल सबसे आखिर में करेंगे। और जो पार्ट बी है उसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा कल मैंने एक और बात ये भी बताई थी। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अगर कल किसी से कोई पॉइंट रह गया हो तो वो उसको नोट डाउन कर ले। और मेरी आप सबको एक ताकीद है कि आप सब लोग अपने पास एक नोटबुक या पेन जो है वो अपने साथ रखें, ताकि आप अपने जो अहम पॉइंट्स हैं उनको अपने पास नोट डाउन कर लें। तो हमारे पास जो आउटलाइन में मैंने कहा था कि 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, दोनों की 50% वेटेज है। पार्ट ए में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें से हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो आखिर में करेंगे। और पार्ट बी जो है उसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं, उसको हम वो उनमें से हमने कोई चैप्टर ड्रॉप नहीं करना है। पार्ट जो इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे कोर्स को अगर हम लॉजिकली डिवाइड करें तो बेसिकली एक पार्ट जो है हमारे कोर्स का वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है, और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो बेसिकली ऑडिटिंग से रिलेटेड है। और अ, ये बेसिकली कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को ये भी इम्पोर्टेंस बताई थी कि इंटरनेशनली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 मेजर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं।
जिसमें एक हमारी जो सर्टिफिकेशन है उसका नाम मैंने बताया था सीज़ा, CISA। ये एक सर्टिफिकेशन है, इसको कहते हैं सीज़ा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर। ये आप सब लोगों को अब याद होना चाहिए इसका नाम। और मैंने बताया था कि इसकी जो एक्रीडेशन बॉडी है उसका नाम क्या है, इसाका, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल्स एसोसिएशन। ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लफ्ज़ कंट्रोल नहीं, कंट्रोल्स हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो बी वेरी केयरफुल, ये कंट्रोल्स हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन है, वो है ISO 27001:2013 ISMS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये बेसिकली यूके से रेलिवेंट है। एक इदारा है, उसका नाम है अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, एनी हाउ। तो मैं बेसिकली कल के बारे में बता रहा था कि कल हम लोगों ने किन किन चीज़ों को कवर किया था। तो उसमें हमारे पास एक सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था, सीज़ा, और उसके बाद मैंने एक सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, ISMS 27001:2013। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आज मज़ीद डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जानना आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स बनाती है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट से रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रेलिवेंट। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि दुनिया में किसी काम को करने का जो बेहतरीन तरीका है, जिसको हम इंग्लिश में बेस्ट प्रैक्टिसेस कहेंगे, उनको अडेप्ट किया जाए। जिस तरह आप लोगों के यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप लोगों के यहाँ अकाउंटिंग के कुछ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जो कि दुनिया में हर जगह पे यूनिवर्सल हैं और जो कि दुनिया में यूनिफॉर्म हैं, एक जैसे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो ISO एक इदारे का नाम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने मुख्तलिफ डोमेन्स में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया है और फिर ये दुनिया में उसको पब्लिश करते हैं। लेकिन ये किसी मुल्क या किसी इदारे को, सर स्क्रीन शेयर कर ली, स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। ओ सॉरी, अच्छा, हो गई शेयर, सर होगी सर। ओके। तो
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी मुल्क या किसी इदारे को कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे बाउंड नहीं करती कि वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करे। तो ये बेसिकली एक ओपन स्टैंडर्ड होता है, ओपन कॉन्सेप्ट है। तो इन लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसको हम कहते हैं ISMS, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ISMS स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ये करना चाहता है तो उसके लिए एक कोर्स है, उस कोर्स का नाम है लीड ऑडिटर ISMS 27001 और 2013। तो ये मैंने क्या बताया, फॉर इंडिविजुअल्स हैं, मैं और आप ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया हुआ है। तो ये कोर्स, इस कोर्स को करने का तरीका क्या है कि ये बेसिकली 5 दिन का एक कोर्स होता है। इसकी मुख्तलिफ एक्रीडेटेड बॉडीज़ हैं जो कि ये जहां आप जिनसे ये कोर्स कंडक्ट करते हैं और वो आपका एग्ज़ाम लेती हैं। तो जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप क्या कहलाते हैं, आप कहलाते हैं लीड ऑडिटर ISMS 27001 2013। तो आप अपने नाम के साथ ये लिख सकते हैं कि आप लीड ऑडिटर बन गए हैं किसके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि अब आपके पास एक लीगल लाइसेंस अवेलेबल है कि आप किसी इदारे का, इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये है कि अब आप किसी इदारे का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट कर सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन है या एक क्वालिफिकेशन आप कह लें। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल के लिए भी है और यही चीज़ अब अगर कोई कंपनी इस बात की ख्वाहिश जाहिर करे कि भाई उसके यहाँ जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का निज़ाम है वो इनकी प्रैक्टिसेस के ऐन मुताबिक है, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी अपने आप को सर्टिफाई कराएंगे। तो जब एक कंपनी अपने आप को सर्टिफाई कराती है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, ISO 27001 2013 सर्टिफाइड कंपनी। अब कंपनी का कोई भी नाम हो सकता है, फॉर एग्जांपल ICMA, यूनिलीवर, कोका कोला, इट कुड PSO, शेल, इट कुड बी एनीथिंग। तो द पॉइंट इज कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये फॉर इंडिविजुअल्स भी है और फॉर कंपनीज भी है, राइट। जब कंपनी ये कराती है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, वो कंपनी कहलाएगी सर्टिफाइड कंपनी। लेकिन जब ये सर्टिफिकेशन को इंडिविजुअल करेगा तो वो क्या कहलाएगा, लीड ऑडिटर। अच्छा, इसमें भी एक और भी ऑप्शन है आपके पास, वो ये कि आप लीड ऑडिटर की जगह लीड इम्प्लीमेंटर का कोर्स कर लें। अब इम्प्लीमेंटर और ऑडिटर में क्या फ़र्क है, इम्प्लीमेंटर उस शख्स को कहेंगे जो किसी कंपनी में इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करेगा, ऑडिटर उस शख्स को कहेंगे जो कि उस कंपनी की असेसमेंट करेगा कि आया इस कंपनी में इस स्टैंडर्ड की किस हद तक कंप्लायंस हो रही है। तो ऑडिटर का काम है असेसमेंट करना, राइट। ऑडिटर का काम क्या है कि ये असेसमेंट करेगा। इम्प्लीमेंटर का काम क्या है कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा या वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। एज एन इंडिविजुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप या तो लीड ऑडिटर बन जाएं किसके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, या आप क्या बन जाएं, लीड इम्प्लीमेंटर। तो यू हैव 2 चॉइसेस। अगर आप ऑडिटर बन जाएंगे तो आप ऑडिटिंग आपका प्रोफेशन होगा,
आप अगर इम्प्लीमेंटर बन का कोर्स करेंगे तो आपका काम फैसिलिटेटर है, कंसल्टेंट, इम्प्लीमेंटर। आप किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे। तो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जो सीजा है वो एक इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये जो ISMS है इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल प्लस कंपनी। तो वी हैव, तो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि एक इंडिविजुअल सीजा कर सकता है और एक इंडिविजुअल ये सर्टिफिकेशन कर सकता है लीड ऑडिटर की, लेकिन सीजा इज नॉट अ कंपनीज सर्टिफिकेशन, नॉट अ कंपनी सर्टिफिकेशन। बहरहाल इसका क्या एडवांटेज है, इसके बावजूद इसका बहुत एडवांटेज है, मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। हम 2 मिनट का पॉज ले लें, मेरे पास अजान हो रही है। राइट, तो ये हमारे पास ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना ये ज़रूरी थी। राइट, तो आप लोग एज अ प्रोफेशन इन 2 सर्टिफिकेशंस को भी कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद डिटेल मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपने ये कहना है, आपको सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको इस सर्टिफिकेशन में भी मदद मिलेगी और इस सर्टिफिकेशन में भी मदद मिलेगी, और आप ये दोनों सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। चाहें तो कोई एक कर लें और चाहें तो ये दोनों कर लें। इन दोनों का अपनी अपनी जगह एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। बहरहाल यहाँ से हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अच्छा कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के इस बारे में हैं कि ये सेशंस का क्या होगा क्या नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। फ़िलहाल हमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं हम उसके मुताबिक ही अपने लेक्चर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर कोई नई चेंज आता है तो वो आपको और मुझे सबको एक साथ ही कन्वे हो जाएगा। राइट, तो अभी फ़िलहाल आई अंडरस्टैंड कि इस तरह से पढ़ने में कुछ दुश्वारी ज़रूर है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और इसके साथ साथ चीज़ों को एकोमोडेट करना है। राइट, तो कुछ सवालात जो अगर आपके रहेंगे वो मैं साथ साथ उसको आंसर करता रहूँगा। बहरहाल कल हम लोगों ने
कि तो ये कल के बारे में चीज़ हो गई कि कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। और तीसरी चीज़ कल हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में मैंने कल काफ़ी डिटेल में बताया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर से बढ़कर एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, जिसे मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो बिजनेस प्रोसेस है। तो आज हम ये समझेंगे कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस बेसिकली। अच्छा, अब बिजनेस प्रोसेस को समझने का या बिजनेस प्रोसेस क्या चीज़ है, तो business process is an organized or systematic combination of certain activities which are performed in order to achieve certain goals slash objectives। तो बिजनेस प्रोसेस बेसिकली क्या चीज़ है? बिजनेस प्रोसेस कुछ एक्टिविटीज़ का मजमुआ है। ये एक, अब आप कम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ लॉजिकली लिंक्ड हैं, राइट। तो अ बिजनेस प्रोसेस इज़ अ सिस्टमैटिक combination of logically linked activities which are performed in order to achieve certain goals or objectives। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। अगर हम किसी इदारे की बात करें तो एक इदारे के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को हम डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं, हम उनको यूनिट्स भी कह सकते हैं, और हम उनको फंक्शनल एरियाज भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इदारे के अंदर एक प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट होगा। प्रोक्योरमेंट इज अ डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट इज अ यूनिट, इट इज अ फंक्शनल एरिया। अब प्रोक्योरमेंट के अलावा किसी के यहाँ प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? प्रोक्योरमेंट हो गई, प्रोडक्शन हो गई, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, एचआर का डिपार्टमेंट होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी का डिपार्टमेंट होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा आपके यहाँ R&D का डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा आपके यहाँ फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा कोई टैक्सेशन का डिपार्टमेंट होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये तमाम की तमाम क्या हैं? ये किसी भी इदारे के डिपार्टमेंट्स हैं या फंक्शनल एरियाज हैं। अब प्रोक्योरमेंट अगर हम डिपार्टमेंट लें तो प्रोक्योरमेंट के डिपार्टमेंट का काम क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, खरीदना। अब अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो प्रोक्योरमेंट, आपने अगर फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल है, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं
इंडस मोटर्स की। तो अगर इंडस मोटर्स ने कोई गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी बनाने के लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें उनको फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि टायर्स चाहिए, उनको बैटरीज चाहिए, उनको इंजन चाहिए, इंजन के अंदर बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, राइट। उनको ग्लास चाहिए जो कि विंड स्क्रीन वगैरह, तो ये सब की सब रॉ मटेरियल है। अब इन रॉ मटेरियल को एक्वायर करने के लिए मुख्तलिफ सप्लायर्स होंगे। कुछ सप्लायर्स ऑफशोर होंगे, ऑफशोर से मुराद ये है कि वो मुल्क से बाहर होंगे। कुछ सप्लायर्स ऑनशोर होंगे, मतलब मुल्क के अंदर होंगे। अब उन सब को आपने इनसे जो चीज़ें मंगवानी हैं, उस मंगवाने के लिए आपको कोई परचेज ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा, और परचेज ऑर्डर से लेकर डिलीवरी ऑफ गुड्स तक आपको कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? गुड्स को परचेज करना। लेकिन गुड्स को परचेज करने के लिए आपको ऑर्डर्स को परचेज भी करना है, आपको मुख्तलिफ मार्केट में सर्वे भी करना है ताकि आपको कम्पिटिटिव प्राइजेस मिलें, आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करना है, आपको प्रोडक्शन करने के बाद पेमेंट भी करनी है, आपको टैक्सेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी फुलफ़िल करना है, आपको उनकी डिलीवरी का भी बंदोबस्त देखना है, उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ काम करना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इंडस मोटर जब भी कोई खाम माल परचेज करती है तो वो हमेशा कुछ एक्टिविटीज़ को हमेशा परफॉर्म करती है एक सर्टेन फॉर्मेट के अंदर। इसका मतलब हो गया कि जब भी हमें प्रोक्योरमेंट करना होगा तो हम एक सिलसिले से गुजरेंगे, हमें कुछ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसको परफॉर्म करना है। इसकी एक बहुत मतलब अगर मैं इसकी रिलीजियस एग्जांपल दूं तो नमाज पढ़ने का एक तरीका है। आपको कुछ अरकान हैं जो कि परफॉर्म करने हैं, और जब आप और उनका जो सीक्वेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, राइट। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप कहते हैं कि हमने इबादत को मुकम्मल कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी एक हर कंपनी के अंदर कोई काम करने के लिए एक सर्टेन एक्टिविटीज़ को एक सर्टेन फैशन में या ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब एक चीज़ को हम हमेशा एक ख़ास तरीके से परफॉर्म करें तो वो चीज़ हमारा क्या बन जाती है? बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस जो है वो उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को कहा जाता है कि जिनको परफॉर्म करने से आप एक कोई ख़ास मकसद जो है वो हासिल कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल में अगर आईसीएमए में दूँ तो आईसीएमए में अगर कोई नया बैच कोई नया बैच एडमिशन जो है उसके एडमिशन्स होते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है कि ये लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, चाहे सेमिनार्स करें या कुछ और करें, या रेडियो चैनल्स के थ्रू लोगों तक पहुँचें। फिर ये जब अपनी एडमिशन कैंपेन को लॉन्च करेंगे, एडमिशन कैंपेन को लॉन्च करने से पहले ये लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरीके से कब और कैसे एडमिशन कैंपेन चलानी है। तो पहली एक्टिविटी क्या हो गई? प्लानिंग, कि हमें प्लान करना है, हमें क्या करना है। उसके बाद उस एडमिशन कैंपेन को लॉन्च करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो हम उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे और एक्वायर करेंगे। फिर हम अपनी एडमिशन कैंपेन लॉन्च करेंगे। ये तीसरा काम हो गया। एडमिशन कैंपेन लॉन्च होने के बाद हमें कुछ एप्लीकेशंस मौसूल होंगी,
हम उन एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन लोग हैं जो कि हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। फिर हम उन लोगों का टेस्ट लेंगे या इंटरव्यू लेंगे या जो भी करंट प्रोसीजर्स हैं। तो उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको फी सबमिशन का कहा जाएगा। उसके बाद उन लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट होगा और उसके बाद उनकी कोचिंग की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब हर साल अगर 2 दफ़ा एडमिशन्स होंगे तो ये सारे काम 2 दफ़ा होंगे। अगर क्वार्टरली बेसिस पे एडमिशन्स होंगे तो ये 4 मरतबा होंगे। कहने का मकसद ये है कि बिजनेस प्रोसेस बेसिकली एक इदारे में किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरफ इशारा देता है। तो ये बेसिकली हमारा बिजनेस प्रोसेस है। तो बिजनेस प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कई किस्म के हैं, चाहे वो अब इसी तरह अगर हम HR डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें। अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे कुछ लोगों को हायर करना है तो मैं एक सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगा। मैं सबसे पहले नीड असेसमेंट करूँगा। नीड असेसमेंट से मुराद कि आया मुझे लोगों की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो कितने लोगों की ज़रूरत है, और अगर जितने लोगों की ज़रूरत है तो उनकी काबिलियत और उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए। जब मैं ये तय कर लूँगा तो फिर मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा। फिर लोगों की मुझे CVs मौसूल होंगी, मैं शॉर्ट लिस्टिंग करूँगा, मैं उनका टेस्ट कंडक्ट करूँगा, उनके इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करूँगा। उसके बाद मैं उनको हायर करूँगा और उनको ओरिएंटेशन दूंगा और फिर उनसे मैं अपना काम लूँगा। कहने का मकसद ये है कि हर इदारे के अंदर हर काम को, हर इदारे के अंदर उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है वो एक हमेशा एक ख़ास तरीक़ेकार से परफॉर्म किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस कहते हैं। अब आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस प्रोसेस समझ आया होगा कि बिजनेस प्रोसेस किस चीज़ को कहते हैं। अब आप चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग ले लें, गाड़ी बनाने का भी एक प्रोसीजर होगा। जब ये रॉ मटेरियल आ जाएगा तो गाड़ी बनाने का एक प्लांट होगा, उसका एक प्रोसीजर होगा कि हमने पहले हमारी असेंबली लाइन होगी, हम उन पार्ट्स को असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद उनकी उसमें उसकी वेल्डिंग होगी, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा, गाड़ी के अंदर गाड़ी का पेंट होगा, उसके बाद उसके जो इंटीरियर है वो असेंबल होगा और उसके बाद फिर वो गाड़ी जो है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए जाएगी और फिर वो शिप हो जाएगी। तो कीपिंग इन व्यू कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने का एक तरीक़ाकार है। अब जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड है तो हर इदारे के अंदर महीने के आखिर में सैलरीज जनरेट होती हैं। तो सैलरीज को जनरेट करने का एक तरीक़ाकार है। ये नहीं होता कि साल के 12 महीने मौसम के लिहाज से या महीने के लिहाज से सैलरीज को अलग अलग तरीके से जनरेट किया जाए। ये सितंबर का महीना है तो डिफरेंट तरीके से किया जाए, अक्टूबर में ख़िज़ा आएगी, नवंबर में ये सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा तो सैलरी को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस किया जाए। ऐसा नहीं होता। हर साल के 12 महीने जो भी पे रोल प्रोसेसिंग होगी वो एक ही तरीक़ाकार से होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, वो सिमेट्रिकल होगी और वो स्टैंडर्डाइज्ड होगी। हम इस चीज़ को क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये बिजनेस प्रोसेस है। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। इज एवरीथिंग क्लियर? हम आगे चलें। एक दो लोग जवाब दे दें कि हाँ जी समझ आ गई, तो चीज़ें आइडिया हो जाएगा। हम सैंपल में कलेक्ट कर लेता हूँ हाँ कि ठीक है।
ओके जी, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। राइट जी, चलें जी। ओके जी, आगे चलते हैं। वैसे मैं आईसीएमए के लोगों की, अब मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह करे कि सारे लोग ही जितने पार्टिसिपेंट्स का नंबर शो हो रहा है वो सब हमतन गोश हों, लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात आईसीएमए के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आईसीएमए के लोग जो हैं वो बहुत कंसिस्टेंट लिसनर हैं, बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत सब्र के साथ चीज़ों को सुनते हैं, चाहे समझ आ रही हो या ना आ रही हो वो एक अलग कहानी है, लेकिन सुनते बहुत एहतमाम के साथ हैं। और अब मैं उसमें एक और चीज़ का इजाफा कर रहा हूँ कि आईसीएमए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह कंसिस्टेंट लिसनर ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंट इनविजिबल लिसनर्स हैं, क्योंकि जिनको मैं देख नहीं सकता, अब तो बगैर देखे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ बहुत अच्छी लिसनिंग कर रहे हैं। बहरहाल ये तो पेपर ही बताएंगे, रिजल्ट देख के अंदाज़ा नहीं होता, सारी राय तब्दील हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप सो के बेहतर ही रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, ये भी एक बहुत नया तजर्बा है कि वैसे तो टीचिंग में मतलब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में, ये टीचिंग में ये होता है कि आप बोल रहे हैं कुछ, आप ही बोलते हैं वैसे तो टीचर्स ही बोलते हैं, लेकिन ये कि फिर भी कुछ मौका मिल जाता है। अब तो खैर हमें ही बोलना है, तो एनी हाउ और आप लोगों की तो ये मैं दाद देता हूँ कि आप लोग बहुत हिम्मत और सब्र के साथ इस बात को सुन रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, बिजनेस प्रोसेस तो हमें क्लियर हो गया। अब किसी भी बिजनेस प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को करने से, किसी भी काम को अंजाम करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए कि उसका क्या प्रोसेस होगा। ये ना हो कि हर दफ़ा हम एक नई तरीके से एक ही काम को नई तरीके से कर रहे हों। ये जब हम R&D कर रहे हों तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैच्योरिटी जो है वो इस बात का नाम है कि हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचें कि ये फला फला जो प्रोसीजर है ये सबसे बेहतरीन है। तो जब आप एक तजर्बे से गुजर के एक इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिसमें आप फाइनल सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस। अब अगली बात कि बिजनेस प्रोसेस की स्मार्ट एग्जीक्यूशन जो है, स्मार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। यहाँ में मैं दो बातों का इजाफा कर चलूँ, या इस स्मार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है एक ही चीज़, दैट इज़ ऑटोमेशन। अगर हम किसी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें तो हमारा बिजनेस, तो उस ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, और जब ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगी तो चांसेस ऑफ एरर जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो किसी भी बिजनेस प्रोसेस की स्मार्ट एग्जीक्यूशन का एक ही हल है, वो है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन जो है वो तो या तो फुल स्केल पे हो सकती है या वो पार्शियल हो सकती है, लाइक फुल स्केल ऑटोमेशन या पार्शियल, जिसको हम सेमी ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। लेकिन नो ऑटोमेशन जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें पता हो कि हमारा बिजनेस प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर बिजनेस प्रोसेस है तो इस बात का इंडिकेटर है कि हमारे हमारे यहाँ काम को करने का जो बेस्ट प्रोसीजर है वो डिफाइंड है। अब बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन एक अगला स्टेप है। तो यहाँ पे दो बातें अहम हो गई। नंबर वन, फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस।
अगर किसी इदारे में ये है तो ये उसकी कामयाबी का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और दूसरी बात हो गई ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तीसरी अहम बात जो मैं कंक्लूड करने लगा हूं कि अगर किसी इदारे में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ले आए तो वो इन दोनों बातों का ज़ामिन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द gives you, or in other words ensures you the automation of a business process। कितनी दिलचस्प बात है कि एक चीज से दो शिकार हो रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किस चीज को इंश्योर कर रहा है, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो ऑटोमेशन तो भाई साहब तभी होगी जब बिजनेस प्रोसेस होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई इदारा ये फैसला कर लेता है कि वो आज इंफॉर्मेशन सिस्टम लाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके यहाँ सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस को ठीक किया जाएगा और उसके बाद उस बिजनेस प्रोसेस की क्या की जाएगी सॉरी ऑटोमेशन की जाएगी। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई है। तो दो चीजें मैं बता दूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको दो चीजों की जमानत देता है। पहली चीज क्या है, ऑटोमेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस की जमानत देता है कौन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन चूंकि बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन के लिए जरूरी है कि बिजनेस प्रोसेस हो तो इसका मतलब यह है कि वो इनडायरेक्टली फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस की भी जमानत देगा। यहां एक और बात बताता चलूं कि जहन में ये सवाल आएगा कि अगर किसी इदारे में बिजनेस प्रोसेस है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या बेनिफिट होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से ये बेनिफिट होगा कि हम उस बिजनेस प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाएंगे, इम्प्रूवमेंट। तो पहली बात हो गई कि बिजनेस प्रोसेस नहीं है। अगर नहीं है तो दो स्टेप होंगे, फॉर्मुलेशन होगी ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस और फिर उसकी ऑटोमेशन होगी ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। तो पहले बिजनेस प्रोसेस बनाया जाएगा और फिर उसकी ऑटोमेशन होगी। और ये जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपके इदारे में इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया है, राइट। अच्छा, अगर बिजनेस प्रोसेस पहले से मौजूद है और आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लाना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, उस एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव कर देगा और फिर उसको क्या करेगा, ऑटोमेशन करेगा। हेंस वी कैन से कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी इदारे के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब एक साहब का सवाल है, सॉरी साहब नहीं साहिबा हैं, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से ऑटोमेशन कैसे जनरेट होगी। ऑटोमेशन जनरेट नहीं होती, पहली बात, ऑटोमेशन तो हो जाती है। अच्छा, अब ऑटोमेशन कैसे होगी। ऑटोमेशन ऐसे होगी कि जिस तरह आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन परचेज तो किया होगा, ऑनलाइन ऑर्डर्स तो किए होंगे। अब आप ये देखें कि पहले, आज से 10 साल पहले चले जाइए, तो आपने कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो आप पहले मार्केट जाते थे। मार्केट जाने तक का सफ़र कैसा है वो एक अलग बात है,
वहाँ जाके चीज़ खरीदते थे और फिर आते थे। अब आप ये देखें कि ऑनलाइन या ई बिजनेस के आने से क्या हुआ कि आपको घर बैठे आप एक चीज़ को ऑर्डर कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो कम्यूट टाइम है, टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम हो गया, आपकी एनर्जीज कम हो गई, आपका टाइम सेव हो गया, काम खुद से खुद हो गया, आपको खुद जाना नहीं पड़ा, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो ये क्या है, ऑटोमेशन। आप में से अक्सर लोगों के शनाख्ती कार्ड होंगे, तो जब आप नादरा के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखें तो वो ऑटोमेटेड है। अब वो ऑटोमेटेड है मतलब कि आपके हर स्टेप के ऊपर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है, आपने कोई डाटा सबमिट करना है, तो जितनी भी उस पूरे प्रोसीजर में फ़ी सबमिशन करनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन से मुराद कि जब आपको एक काम को फिज़िकली परफॉर्म ना करना पड़े, आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से वो काम कर रही हों। पहले ज़माने में बिल जमा कराने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, एक कतार में खड़ा होना पड़ता था, बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, फिर बिल जमा कराना पड़ता था। आज आप ऑनलाइन घर बैठे टेलीफोन का बिल पे कर सकते हैं, इंटरनेट का बिल पे कर सकते हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करा सकते हैं, हर काम ऑनलाइन कर सकते हैं। कोविड के दिनों में जिन लोगों को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए थी, तो टेली मेडिसिन का एक नया दौर शुरू हुआ। तो ये क्या है, ये ऑटोमेशन ही तो है। अब ऑटोमेशन मैंने बताया या तो फुली ऑटोमेशन होगी या पार्शियल ऑटोमेशन होगी, किसी हद तक तो ऑटोमेशन है। तो आजकल हर काम में ऑटोमेशन हो रही है। तो ऑटोमेशन का मतलब ये है कि एक काम हम मशीन की मदद से लें, सॉफ्टवेयर की मदद से लें, तो ये ऑटोमेशन है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब हाफिज साहब का सवाल है कि ऑटोमेशन से एरर के चांसेस हो सकते हैं। ऑटोमेशन से एरर्स के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑटोमेशन में अगर कोई गलती होगी ऑटोमेटेड प्रोसेस में, तो वो गलती भी किसी इंसान की गलती की वजह से होगी। वो मशीन तो बेसिकली बहुत ताबेदार है, आप उसको जैसा कहेंगे, सॉफ्टवेयर को जैसा प्रोग्राम करेंगे वो वैसा ही करेगा। लेकिन अगर आप उसको गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप उसको गलत डाटा देंगे, आप उसको गलत सिग्नल्स देंगे, आप उसको गलत इंफॉर्मेशन देंगे, तो क्या होगा, तो वो आउटपुट भी गलत होगी। तो इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज द ह्यूमन हु मेक्स द एरर, मशीन नेवर मेक्स द एरर। मशीन तो वही करती हैं जो आप उनको डायरेक्शंस देते हैं। आप गलत इनपुट दें, गलत आउटपुट आएगी। इसका एक बड़ा मशहूर एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं गीगो। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है, गीगो। गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप गलत चीज़ इनपुट करें, प्रोसेसिंग भी गलत होगी, तो आउटपुट पे भी गलत चीज़ आएगी। अच्छा, आसिमुल्ला साहब का सवाल है कि ऑटोमेशन से पहले बिजनेस प्रोसेस डिसाइड होगा। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बिल्कुल सही समझे हैं कि ऑटोमेशन से पहले हमें बिजनेस प्रोसेस को फाइनलाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दे दी कि आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। आजकल अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट्स करनी है तो हम ऑनलाइन करते हैं। अगर हमें टैक्स रिटर्न सबमिट करना है तो हम ऑनलाइन करते हैं। हमें कोई टिकट परचेज करना है तो हम ऑनलाइन करते हैं। हमें गाड़ी का कोई ऑर्डर करना है तो हम ऑनलाइन करते हैं। हमें करीम बुलानी है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं।
हमें कोई अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अमेज़न, दराज.pk से कोई चीज़ मंगवानी है तो हम ऑनलाइन करते हैं। ये ऑटोमेशन ही तो है कि पहले आप रोड पे जाते थे, टैक्सी आने का इंतज़ार करते थे, फिर बहस होती थी, फिर जाते थे। अब क्या है, ऑटोमेशन होती चली गई, गाड़ी घर पे आ रही है, सॉफ्टवेयर की मदद से काम कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेशन है। अब आप ऑटोमेशन, पहले लोग, ऑटोमेशन के कई अदवार हैं। पहले लोग पैदल सफ़र किया करते थे, फिर घोड़ों पे सफ़र होता था, अब गाड़ी पे सफ़र होने लगा है, जहाज़ पे सफ़र होने लगा है, आजकल दुनिया में फ्लाइंग कार्स आ गई हैं। ये क्या है, ऑटोमेशन है। यही तो ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन क्या है कि काम जल्दी हो जाए, तेज़ हो जाए, प्रिसाइज हो जाए, एक्यूरेट हो जाए। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन है। तो आजकल जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, जहाँ जहाज़ बनते हैं, आपके ख़्याल में लोगों ने ताजमहल हाथ से बनाया, आजकल गाड़ियाँ हाथ से नहीं बनती। आजकल मशीन्स के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। रोबोट्स के थ्रू मशीन्स को, गाड़ियों को पेंट किया जाता है। रोबोट्स के थ्रू आबदोज़ बनाई जाती है। बड़े बड़े जहाज़ ये मशीन्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू बनाया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री ले लें, सीमेंट बनाने के लिए अब मजदूर इस्तेमाल नहीं, मजदूर काम नहीं करते, मशीन्स काम करती हैं। हाँ, उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हम लोग हायर करते हैं। आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, चाहे हाइडल ले लें, चाहे नॉन हाइडल पावर जनरेशन ले लें, सबके सब पावर ऑटोमेटेड हैं, सबके सब पावर प्लांट्स ऑटोमेटेड हैं हमारे। आप क्रूड ऑयल की रिफाइनरी ले लें, ऑटोमेशन है। तो आप पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूलिंग कराते हैं, ऑटोमेटेड है। सेमी, और पैसे भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। अब तो कहने का मकसद ये है कि ऑटोमेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करना ऑटोमेशन है। ये है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, किसी भी काम को करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम हद तक इस्तेमाल करना ऑटोमेशन है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो, अगर किसी को लगता है कि मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल एकदम आ जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, तो आप एक सवाल को अगर आप समझते हैं कि वो उसका जवाब मैं नहीं दे पाया, तो आप उसको दोबारा भी सवाल को कर सकते हैं। ऑटोमेशन ही फ्यूचर है, बिल्कुल। मैं एक दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली एक चीज़, मैं एक बात बताऊं कि अच्छे ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ये सलाहियत भी पैदा हो कि वो कैसा सवाल पूछता है। तो इस आपने अपनी इस स्किल को भी बेहतर करना है कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं लेकिन वो सवाल नहीं होता, वो कमेंट होता है या ओपिनियन होता है। तो अभी चूंकि हम थोड़े से वर्चुअल मोड में पढ़ रहे हैं, तो बेहतर है कि हम सवाल पूछें। कमेंट्स को और ओपिनियंस को और सजेशंस को थोड़ा सा हम अभी फिल फॉर डिले करें। तो बहरहाल ऑटोमेशन, यस, ऑटोमेशन को इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है वो बेसिकली ऑटोमेशन की एक मिसाल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप ऑनलाइन ईमेल्स करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजिंग कर रहे हैं, तो ये सब ऑटोमेशन ही है। कम्युनिकेशन, पहले खतूत लिखे जाते थे, खतूत को भेजने का तरीका कितना हेक्टिक होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने खतूत अरसाल करने के तरीके को ऑटोमेट किया, फिर लोगों ने ख़त लिखने के तरीके को ही ऑटोमेट कर लिया, और अब हमारे पास ईमेल है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास आउटलुक है, हमारे पास जीमेल है, हमारे पास व्हाट्सएप है। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक्सचेंज करने की मुख्तलिफ अशकाल हैं। तो ये ऑटोमेशन ही तो है।
किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम हैक हो सकता है, ये सवाल है। यस, बिल्कुल, ये तो आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो ये एक पेपर में आ सकता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या है कि अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को गलत इनपुट करेंगे तो इंफॉर्मेशन सिस्टम गलत चीज़ को आउटपुट करेगा। तो अभी हमने क्या बात कंक्लूड कर ली कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप क्या अचीव करते हैं? बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेशन, और इसके अलावा दूसरी चीज मैंने क्या बताई? बिजनेस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, वो आप अपने पास नोट कर लें, दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मैं एक दफा दोबारा दोहरा देता हूं कि केस वन क्या है? नो प्रोसेस, नो बिजनेस प्रोसेस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या होगा? दो फायदे होंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस हो जाएगी और ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस हो जाएगी। ओके, केस 2, बिजनेस प्रोसेस एग्जिस्ट। उस सूरत में क्या होगा? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म का मतलब क्या है? रीडिजाइनिंग। रीडिजाइनिंग का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। मतलब तो केस 1 ये हो गया कि अगर किसी जगह बिजनेस प्रोसेस नहीं है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से वहां पे क्या होगा? बिजनेस प्रोसेस आ जाएगा और उसकी क्या आ जाएगी? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या हो सकती है? या तो वो पार्शियल होगी या वो फुल होगी। तो पार्शियल का मतलब है कि थोड़ी चीज़ें मैनुअल हैं, थोड़ी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। फुल का मतलब क्या है? हर चीज़ ऑटोमेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जाएं तो बाहर, जिस तरह मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में, और मतलब अगर मैं पाकिस्तान और बरतानिया में थोड़ा सा फ़र्क आपको बताऊं कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में बहुत प्यारा मुल्क है। हमारे मुल्क में बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, शुरू कर दो। किसी अथॉरिटी को बताने की ज़रूरत है, शुरू कर दो, बहुत आसान है। लेकिन उसको चलाते रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने मसाइल आएंगे इसके ऊपर में। बरतानिया में क्या है? बिजनेस को शुरू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबको बताना पड़ता है, लेकिन चलाना बहुत आसान है। बिलीव मी, आपका अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है तो आपको सिर्फ एक शख्स चाहिए वहां पे जो कि पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज करेगा, दैट्स इट। आपको ये डर ही नहीं है कि लोग चीज़ लेके भाग जाएंगे। हमारे यहाँ अगर डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक शख्स हो तो अगले दिन बस वो शख्स होगा, बाकी सब चीज़ें खाली होंगी। तो हमारे यहाँ बिजनेस करना, बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है, बिजनेस को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। बाहर बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन कंटिन्यू करना शुरू करना बहुत मुश्किल है बाहर, लेकिन मेंटेन कंटिन्यू रखना बहुत आसान है। रीज़न
क्योंकि वो लोग बिजनेस शुरू करने से पहले उसके प्रोसेस डिफाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, प्रोसेस बाद में आते रहेंगे। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन और बिजनेस प्रोसेस क्या चीज़ें होती हैं। तो आई रिपीट कि एक चीज़ है बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस एक ये चीज़ है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि बिजनेस प्रोसेस की फॉर्मुलेशन, उसको बनाना, उसको सोचना, उसको प्लान करना। और बीपीआर क्या चीज़ है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि जिस तरह हमारे यहाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन का निज़ाम नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है, लेकिन क्या वो बहुत अच्छा है? नो। क्या उसमें खामियां हैं? यस। क्या उसको इम्प्रूव करना चाहिए? यस। हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है, लेकिन उसमें खामियां हैं। अब जब हम उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और उस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो इस अमल को कहेंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस इंप्रूव हो गया? ये ऐसे पता चलेगा कि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। तो ये खुद इस बात की ज़मानत है। तो पिछले 10 सालों में हम ये नहीं कह सकते कि टैक्स कलेक्शन का निज़ाम नहीं था। टैक्स कलेक्शन का निज़ाम था, ना सिर्फ था बल्कि उसमें इम्प्रूवमेंट भी आई है, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑटोमेशन लाने से क्या होगा। लेकिन ऑटोमेशन का ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेशन का मतलब आप सिर्फ एक कंप्यूटर ला के रख दें तो ऑटोमेशन हो गई। इसका ये कतई मतलब नहीं है। ऑटोमेशन में बहुत सारी चीज़ें। तो एनी हाउ, ये बेसिकली आई होप कि अब आपको क्या चीज़ समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस। आज हमें किन सवालों का जवाब आना चाहिए। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। व्हाट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस, आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। What does an information system bring? आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। What is business process automation? आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। क्या जवाब है? किसी काम को एक्सेसिव टेक्नोलॉजी के थ्रू परफॉर्म करने को हम क्या कहते हैं? ऑटोमेशन। आपको क्या आना चाहिए सवाल का जवाब? व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आपको इन सवालों के जवाब आने चाहिए। बीपी इज नॉट ब्लड प्रेशर, इट इज बिजनेस प्रोसेस। राइट? ये सारा जितना भी मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स लिखे हैं कि ऑटोमेशन ये एक दिन में नहीं होती, इसमें कई साल लगते हैं। और अगर आप ऑटोमेशन को बहुत रैपिड करने की कोशिश करेंगे तो फेलियर हो जाएगा। मतलब आप बहुत तेज भागेंगे तो थक जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो चेंज आहिस्ता आहिस्ता लानी चाहिए।
इमीडिएट चेंज हमेशा नुकसानदेह होती है और अनएक्सेप्टेबल होती है। तो बहरहाल ये चीज़ें आज हमने कवर कर ली। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या लाता है, मैंने बताया फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड ऑटोमेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बताएं, तो क्या होगा? नंबर 1 ऑटोमेशन, नंबर 2 इसके अलावा और क्या बेनिफिट हो सकता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का? प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। क्या बेनिफिट हो सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बेनिफिट हो सकता है? एक्सपेंस रिडक्शन। क्या बेनिफिट हो सकता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम बिजनेस ही कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हो सकता है? इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। क्या बेनिफिट हो सकता है इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से आने से? रिडक्शन इन प्रोसेसिंग डिलेज। आपके डिलेज खत्म हो जाएंगे। जस्ट इन टाइम डिलीवरी, इसको हम जिट भी कहते हैं। आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करके देंगे। अच्छा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से और क्या काम होगा? आपकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इससे क्या होगा? आपकी रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या होगा? आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बेहतर हो जाएगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या होगा कि कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनोवेशन आएगी। जब आप इनोवेशन लाएंगे तो क्या होगा? उससे वैल्यू एडिशन आएगी। वैल्यू एडिशन आप करेंगे तो उससे क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, वो मैं आपको पहले बता चुका। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या होगा? आपकी सेल्स ग्रो करेंगी, आपका मार्केट शेयर इम्प्रूव होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से और क्या बेनिफिट होगा? आपको मार्केट में एज हासिल होगा, जिसको हम कम्पिटिटिव एज कहते हैं। आपके कामों में क्वालिटी इम्प्रूव होगी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या होगा? बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंटेशन होगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से और इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या आपको बेनिफिट हासिल होगा? रेगुलेटरी कंप्लाइंस होगा, आपकी ऑडिट रैंकिंग बेहतर होगी, गुड गवर्नेंस होगी। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो
क्या कहना चाहिए, मार्केट में एक्सपेंशन होगी। तो ये जितने बेनिफिट्स हैं कि ये भी बहुत कम बेनिफिट्स हैं अभी। ऑटोमेशन होगी। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रीन को इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको सब नज़र आए। ऑटोमेशन होगी, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सपेंस रिडक्शन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बेहतर होगा, रिडक्शन इन प्रोसेसिंग डिलेज होगा, जस्ट इन टाइम डिलीवरी होगी, एफिशिएंसी आएगी, रिस्क रिडक्शन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेहतर हो जाएगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा, इनोवेशन आएगी। वैल्यू एडिशन की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमेशा इनोवेशन आती है। आपको एक कंपनी का नाम मालूम होगा, टेस्ला, जो कि हाइब्रिड कार्स बना रही है, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू है, ऑटोनोमस कार्स हैं। वैल्यू एडिशन आएगी, सेल्स ग्रो करेंगी, आपका मार्केट शेयर इंप्रूव होगा, आप कम्पिटिटिव एज हासिल होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस होंगी, रेगुलेटरी कंप्लाइंस होगा, ऑडिट रैंकिंग बेहतर होगी, गुड गवर्नेंस होगी, फाइनेंशियल हेल्थ होगी, एक्सपेंशन होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम भूल ही गए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से क्या होगा, गुड डिसीजन मेकिंग होगी। इसके आने से आप बेहतर प्लानिंग करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से आप बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से आपकी बेहतर मैनेजमेंट हो जाएगी। तो एनी हाउ ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के मरहून मिन्नत हैं। आई होप कि मैं अब आपको किसी हद तक कायल करने में कामयाब हुआ हूँ कि जो जो लोग बग़ैर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अपने इदारों को चला रहे हैं वो इस बात पे कन्विंस हो कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इकोनॉमी स्टेबल होगी। अभी हम एक मुल्क की बात नहीं कर रहे। यस, अगर इदारे की बात करें तो यस एग्जैक्टली। इसके अलावा आपकी जो क्या कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्यूट है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो कहने को बहुत कुछ है। बहरहाल आई होप कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो बेनिफिट्स हैं वो सफिशिएंट हैं। अच्छा, अब अगर हम डार्क साइड देखें, डीमेरिट्स क्या हैं? ये आप लोग मुझे कल सर्च करके बताएंगे कि डीमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के नुकसानात क्या हो सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि नुकसानात हो भी सकते हैं कि नहीं, तो ये अब आपने मुझे कल बताना है। अब आज के अलावा आज हम यहाँ पे अपनी इस चीज़ को डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। कल फिर हम डीमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्लस ईआरपी की तरफ बढ़ेंगे। अभी पहले ईआरपी पे जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। मुझे याद है कि मुझे ईआरपी कराना था, लेकिन ईआरपी अभी शुरू नहीं होगा क्योंकि अभी बीच में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अभी आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो मुझे बताएं। हमारे पास कुछ लम्हात बाकी हैं, और अगर क्लियर हो गया है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बता दें ताकि 3-4 लोग बता देंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ एक क्लास के सैंपल में चीज़ें बेहतर हो गई हैं। वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ में कोई इनोवेशन लेकर आएँ, किसी चीज़ में कोई ऐसा, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर में आप एक रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मैं बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ, चीज़ या बटर। तो अब आप बटर में अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई इजाफा करके उससे कोई नया फ्लेवर बना लेते हैं, कोई नई क्रीम बना लेते हैं, तो ये क्या है? ये वैल्यू एडिशन है बेसिकली। तो वैल्यू एडिशन ये है कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर आप उसके डिज़ाइन को चेंज करें, आप उसमें कोई इनोवेशन लेकर आएँ,
या आप उससे कोई नई चीज़ इजाफा बना लें। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर कंट्री होते होते हुए ये बात करें कि जिस तरह पोटैटो है तो हम उससे कोई चिप्स बनाते हैं, तो ये क्या है, ये वैल्यू एडिशन है, राइट। तो अब अगर मैं एसी बना रहा हूँ और मैं उसके अंदर हीटिंग के साथ साथ उसमें कूलिंग के साथ साथ हीटिंग का मैकेनिज्म भी, टेक्नोलॉजी भी इंकॉर्पोरेट कर देता हूँ, तो ये क्या है, वैल्यू एडिशन है। अगर मैं एक गैस हीटर को इलेक्ट्रिक कर देता हूँ तो ये क्या है, वैल्यू एडिशन है। अगर मैं किसी गाड़ी के अंदर, किसी ऑटोमोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें सेल्फ पार्किंग का मैकेनिज्म ले आता हूँ तो ये वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आप किसी काम में कोई इनोवेटिव एस्पेक्ट लेकर आएँ और उससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, उसकी प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर हो, तो ये वैल्यू एडिशन है। इनोवेशन मीन्स का मतलब जिद्दत, इनोवेशन मीन का मतलब किसी काम को करने का एक नया तरीका ईजाद करना। जिस तरह पहले लोग, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये क्या है, इनोवेशन है, पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं तो इनोवेटिव है। वो चाहे मजबूरी के तहत पढ़ रहे हैं, चाहे वो ज़रूरत के तहत पढ़ रहे हैं, इनोवेशन है। तो आज से अगर मैं जूम के बारे में आपको बताऊं कि 2.5 साल पहले जूम, ये जो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आज कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इनके जो फाइनेंशियल हालात थे वो इंतहाई मखदूश थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर जूम ही जूम है। तो जनाब, इसके अलावा कोई और चीज़, रिप्यूट का मतलब है किसी कंपनी की शोहरत, उसकी उसका परसेप्शन कि उस कंपनी का जनरल पब्लिक के अंदर क्या तासुर है, तो ये बेसिकली उसकी रिप्यूट या गुडविल को कहते हैं। कम्पिटिटिव एज का मतलब ये है कि आपको, आप हर बिजनेस, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके कोई बिजनेस कंपिटिटर्स होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपको अपने बिजनेस कंपिटिटर पे फौकियत हासिल हो जाए तो हम कहेंगे कि आपको कम्पिटिटिव एज हासिल है। तो कम्पिटिटिव एज क्या है कि आपको अपने कंपिटिटर्स पे किसी भी किस्म की फौकियत हासिल हो। ये एक सवाल है, टेल्स द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत मासूमाना सवाल है। मेरे पास अभी कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि मैं बता सकूं कि कौन से इदारे ऐसे हैं जहां इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नहीं है, लेकिन जब ये मालूमात इकट्ठी हो गई तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों से। तो एनी हाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह, और जो जो सवालात हैं वो फिर हम कल उसका जवाब देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। शफी, जी सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज सर। ठीक है सर, क्लोज करें शफीक भाई।